नमस्कार दोस्तों, स्वागत है YouTube चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप सब? एकदम मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। पढ़ाई आप लोग करना, यही दिन नहीं कर रहे हो तो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हमारे राज्य का गठन या फिर नॉर्मल कि किस तरीके से आर्टिकल 1 में क्या प्रावधान किया गया है। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है, 3 प्रकार के राज्य क्षेत्र शामिल होते हैं। आर्टिकल 2 में क्या लिखा है, बाहर से कोई प्रवेश करता है तो उसके संबंध में क्या प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 3 में लिखा है आंतरिक राज्यों में बदलाव करना है तो उसमें प्रावधान किए गए हैं। और आर्टिकल नंबर 4 में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 या आर्टिकल 2 और 3 में किए गए प्रावधान संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत नहीं माने जाएंगे। और इसका अपवाद भी है 35वां संविधान संशोधन अधिराज्य सिक्किम को बनाया गया और 36वें संविधान संशोधन 1975 से पूर्णतः राज्य इसको बना दिया गया। ये आपने वीडियो देखा हो तो उस नहीं देखा हो तो आप लोग उसको देखना, और देखा है तो ऑल द बेस्ट। एग्जाम में ऐसे ही सवाल बनेंगे आपके। अब हम बात करते हैं किसके संबंध में, राज्यों के गठन के संबंध में। राज्यों का गठन जब हुआ था उसके संबंध में क्या क्या प्रावधान थे। जैसे सबसे पहले गठन किस आधार पर किया गया था राज्यों का, कितने राज्य थे उस समय, वर्तमान की कंडीशन बात करें तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसमें कितने राज्य थे, कितनी देशी रियासत थी, कौन सी शामिल नहीं हुई, कौन सी शामिल हुई, उनके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर। तो करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। हम बात करेंगे राज्यों के नामकरण संबंधी प्रावधान। नामकरण संबंधी प्रावधान, ये भी आप लोग याद रखना कौन कौन से प्रावधान किए गए थे। नामकरण संबंधी प्रावधान। 7वें संविधान संशोधन की मैं बात यहाँ पर कर लूँ थोड़ी सी। 7वें संविधान संशोधन की 7वें संविधान संशोधन की भी मैं बात करूंगा यहाँ पर। पहले आप लोग इसको समझ लो, बस इतना ही रहने दो, इसको यहाँ पर समझते हैं। पहले राज्यों के नामकरण के संबंध में प्रस्ताव जब आए तो कई बार ऐसे आंदोलन भी हुए कि राज्यों का नामकरण किस आधार पर होना चाहिए। तो राज्यों के नामकरण के संबंध में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सुझाव आए, मांग की गई जो राज्य के लोग थे उनके द्वारा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। परंतु भाषा के आधार पर राज्यों का गठन बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। क्यों, इसका कारण भी मैं आपको बता दूं। और हुआ भी ऐसा नहीं कि सबसे कौन सा राज्य बना भाषा के आधार पर, उसकी तो अभी चर्चा करने वाला मैं हूँ ही। भाषा के आधार पर राज्य की मैं बात करूँ तो सिंपल सी आप लोग ये समझो कि एक राज्य में एक भाषा वाले सदस्य तो रह ही नहीं सकते, उसमें विभिन्न भाषाओं वाले रहने वाले क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। और जब विभिन्न भाषाओं को रहने वाले बोलने वाले सदस्य रहते हैं, लोग रहते हैं, नागरिक रहते हैं, तो उसके संबंध में कैसे भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी आनी जरूरी थी। तो इसके संबंध में भाषा के मांग को लेकर ये प्रावधान आया कि सबसे पहले आयोग जो गठित किया गया कि राज्यों का गठन का आधार क्या होना चाहिए, तो उसके संबंध में सबसे पहले कौन सा आयोग गठित किया गया उसकी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। ध्यान से आप लोग समझना। फाइनल कितने राज्य थे उनकी तो बात मैं करूँगा ही, ध्यान से आप लोग यहाँ समझ लो। यहाँ हम बात करते हैं राज्यों के नामकरण के संबंध में। तो राज्यों की मांग, राज्यों के नामकरण की मांग भाषा के आधार पर की जा रही थी। भाषा के आधार पर
की जा रही थी, की जा रही थी। अब मैंने अभी बताया कि एक राज्य में कैसे हैं विभिन्न भाषाओं वाले लोग रहते हैं, तो वहाँ पर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन मुख्य तौर पर संभव नहीं हो पाता। तो उसके संबंध में सबसे पहला आयोग बना, उस आयोग की हम बात करते हैं, एस के धर आयोग। एस के धर आयोग 1948 1948 में एस के धर आयोग बना, एस के धर आयोग। और इस आयोग में इसमें इलाहाबाद के पूर्व न्यायाधीश एस के धर को अध्यक्ष बनाया गया। और इसी के संबंध में अध्यक्ष बनाने के बाद इन्होंने रिपोर्ट दी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए या नहीं। तो इन्होंने कहा भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। और आधार इन्होंने क्या बताया? इन्होंने आधार बताया कि प्रशासनिक आधार पर एडमिनिस्ट्रेटिव आधार होना चाहिए। ये इन्होंने रिपोर्ट यहाँ पर दी और प्रस्तुत की। इसको भी ये बना था जून 1948 में। बात हम करें कब गठित किया गया था, जून 1948 में। और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो वहाँ पर इसने रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की थी दिसंबर 1948 में। दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। और 2 प्रावधान इसमें किए गए कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक आधार होना चाहिए राज्यों के गठन के संबंध में। अब यहाँ हम बात कर लें कि प्रशासनिक आधार या ढांचा ये वाला भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। तो आंदोलन करने वाले जो साउथ के लोग थे, साउथ के लोगों ने आंदोलन को क्या कर दिया और बढ़ा दिया। एक मुख्य व्यक्ति थे वहाँ पर, पोट्टी श्री रामलू, उनके बारे में अभी चर्चा करूँगा मैं यहाँ। उनकी डेथ हो गई थी आंदोलन के आधार भाषा के आधार पर राज्य की मांग करते हुए। तो उसके बाद 1948 में रिपोर्ट दी गई और यहाँ भाषा के आधार को मना कर दिया। तो दक्षिण में क्या हो गए, आंदोलन और बढ़ गए। क्या हो गए? साउथ में क्या हो गए? साउथ में जो प्रोटेस्ट थे या आंदोलन थे, दक्षिण में आंदोलन और उग्र हो गए। और इनको ही देखते हुए उसके बाद एक समिति बनी, JVP समिति। उसकी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। कौन सी समिति बनी? JVP समिति। JVP समिति का गठन हुआ 1948 में ही। JVP समिति 1948 में बनी जब ये आंदोलन और बढ़ गए और इस आधार पर इसके द्वारा ये देखा गया कि जो संविधान में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए या फिर नहीं किया जाए। तो JVP समिति 1948 में बनी और इसमें 3 मुख्य सदस्य थे। और कौन कौन सदस्य थे उनकी हम यहाँ बात कर लें। पहले सदस्य की मैं बात करूँ, J का मतलब है जवाहरलाल नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दूसरे की मैं बात करूं, वल्लभ भाई पटेल, V की सरदार वल्लभ भाई पटेल
और तीसरे की मैं बात करूं, यहाँ है पट्टाभी सीतारमैया। ये 3 सदस्य थे इसमें, पट्टाभी सीतारमैया। और इन्होंने अपने रिपोर्ट के संबंध में जो रिपोर्ट दी वो दी 1949 में। कब रिपोर्ट दी? 1949 में रिपोर्ट सौंपी या दी, सामने रखी संसद में। और उसके बाद इसमें भी क्या कर दिया गया? पूर्णतः मना कर दिया गया कि संविधान का जो गठन है या जो राज्यों का गठन है वो भाषा के आधार पर नहीं होगा या फिर नहीं किया जाएगा। उसका आधार भी क्या बताया इन्होंने? भी प्रशासनिक आधार ही बताया। इसका आधार भी क्या बताया? प्रशासनिक आधार इसका बताया। प्रशासनिक आधार पर ही क्या होना चाहिए? राज्यों का गठन होना चाहिए। यहाँ भी भाषा के आधार को क्या कर दिया गया? मना कर दिया गया। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब ये कंडीशन हो गई तो वहाँ पर क्या हो गए? आंदोलन इतने उग्र हो गए, इतने भयानक हो गए। वहाँ पर भूख हड़ताल का एक प्रोटेस्ट करने में मुख्य व्यक्ति थे पोटी श्री रामुलू। उनके बारे में हम बात करते हैं, तब तक आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम बात करते हैं पोटी श्री रामुलू का क्या प्रावधान है, क्या केस है। तो लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट इसका। तो एक व्यक्ति थे पोटी श्री रामुलू, पोटी श्री रामुलू। इनके इनकी इनकी भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई। यानी ये कांग्रेसी नेता थे, ये मांग कर रहे थे भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। तो वहाँ पर पोटी श्री रामुलू इनकी क्या हो गई? प्रोटेस्ट करते समय डेथ हो गई भूख हड़ताल के कारण। उसके बाद जब सरकार के पास ये आया कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि भाषा के आधार पर ही राज्यों का गठन होगा, तो पहला भाषा के आधार पर ही राज्य का गठन हुआ। और पहला ही भाषा के आधार पर राज्य का गठन कौन सा हुआ? पहला जो राज्य बना उसके बारे में बात करूं यहाँ पर तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वहां आंध्र प्रदेश बना। यह भी आप लोग याद रखना। पोटी श्री रामुलू 56 दिन की और कितने दिन की हड़ताल के बाद ये मरे थे? 56 दिन की हड़ताल के बाद इनकी डेथ हुई थी। आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना और इसके संबंध में राज्यों के गठन के संबंध में फिर एक आयोग बना, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके बाद राज्यों के गठन के संबंध में
संबंध में राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, या फिर इसको हम बोलते हैं फजल अली आयोग, फजल अली आयोग 1953 में बना। कब बना? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग या फिर फजल अली आयोग राज्यों के नामकरण के संबंध में, राज्यों के गठन के संबंध में ये बना और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1955 में। अभी हम बात कर रहे हैं इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे इसमें। और कौन कौन से थे 3 सदस्य? पहले सदस्य की मैं बात करूं तो वहां पर इसके अध्यक्ष थे फजल अली, दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू, और दूसरे नेक्स्ट थे M.A. पणिकर। कौन थे? M.A. पणिकर। ये 3 सदस्य थे राज्य पुनर्गठन आयोग में और इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की, 1955 में प्रस्तुत की। और इसमें भी आधार क्या बताया था? इसमें भी आधार बताया था कि राज्यों का गठन किस आधार पर होना चाहिए। भाषा के आधार पर स्वीकार कर लिया गया था कि आधार पर, भाषा के आधार पर इसका गठन, राज्यों का गठन होना चाहिए। पर वहाँ पर विशेष प्रावधान रखे गए कि, और मुख्यतः जैसे भाषा के आधार पर राज्यों का गठन के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए, जैसे 70% उसमें सेम भाषा वाले लोग हैं और 30% किसी अन्य भाषा को बोलने वाले लोग हैं, तो वहाँ पर उनके लिए समान दर्जा प्राप्त होगा। जो 30% वाले सदस्य हैं, 70% वालों के समान ही उनको समान भाषा का अधिकार प्राप्त होगा। यदि उनको कोई भी दस्तावेज या फिर अपना कोई भी क्या देना है, प्रस्ताव देना है सरकार को या किसी कार्यालय को या फिर राष्ट्रपति को सौंपना है, कहीं भी उनको देना है, यदि जिस भाषा को वह बोलते हैं और भाषा के आधार पर राज्य का गठन हुआ है और वह दूसरी भाषा बोलते हैं, तो वहाँ पर प्रावधान क्या होगा? उनकी भाषा को भी समान भाषा माना जाएगा। तो इस आधार पर भी मुख्यतः ये नहीं माना कि भाषा के आधार पर सिंगल भाषा वाले लोग यहीं पर रहेंगे, वहाँ सारे भाषा वाले लोग शामिल होंगे उस राज्य में और उनकी भाषाओं का समान अधिकार प्राप्त होगा। तो ऐसा लगता नहीं है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ है। विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग विभिन्न राज्यों में हैं, वर्तमान में भी आप लोग देख ही सकते हैं। तो इसकी रिपोर्ट 1955 में इसने प्रस्तुत की और इसकी रिपोर्ट को लागू कब किया गया? इसकी रिपोर्ट को नवंबर 1956 में लागू किया गया। 1956 में लागू किया गया और उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन हुआ। उत्तर प्रदेश के संबंध में भी आप लोग देख सकते हैं, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, संयुक्त प्रांत से क्या कर दिया गया। इस तरीके से 24 जनवरी 1950 को हुआ था, हालांकि संयुक्त प्रांत से इधर उत्तर प्रदेश। तो और भी जो राज्यों का गठन हुआ, रिपोर्ट कब की गई इसका? नवंबर 1956 में। एग्जाम में सवाल पूछ लेता है राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 1953 में। अध्यक्ष कौन थे? फजल अली आयोग। या फिर फजल अली आयोग किससे संबंधित है? राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। और इसमें अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। रिपोर्ट कब पेश की? 55 में। ये नहीं पूछता। यहाँ पर लागू कब हुई रिपोर्ट, ये वाली पूछता है 1956 में। वर्तमान की स्थितियाँ आप लोग देख ही सकते हैं। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब मैं आपसे चर्चा करता हूँ, जब हमारा संविधान बना था उस समय कितने हमारे क्या थे, यहाँ पर राज्य थे। उसकी मैं बात यहाँ पर अब करता हूँ कि हमारे कितने राज्य थे जब हमारा
भारत गणतंत्र हुआ था। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। ध्यान से आप लोग समझना इसको। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय की बात करें तो राज्यों की संख्या कितनी थी, तो वहां पर संविधान के लागू होने के समय राज्य कितने थे? 14 राज्य थे। हालांकि यहाँ पर 14 राज्य थे, इसकी परिकल्पना 16 राज्यों के साथ की गई थी। इसमें कौन सा क्षेत्र शामिल था? एक तो विदर्भ वाला शामिल था, वो एग्जाम में बनता नहीं है सवाल उस तरीके से। एक विदर्भ वाला शामिल था और दूसरे की मैं बात करूं हैदराबाद शामिल था। तो इनका प्रावधान नहीं किया गया था, तो 16 के आधार पर इन दो को हटा करके 14 राज्यों का प्रावधान किया गया। और केंद्र शासित प्रदेशों की मैं बात करूं, केंद्र शासित प्रदेश, तो वहाँ केंद्र शासित प्रदेश केवल 4 की परिकल्पना की गई थी। तो वहाँ पर कितने थे? 6 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान किया गया। जब संविधान लागू हुआ पूर्णतः तो वहाँ पर संविधान में कितने राज्य थे? 14 राज्यों का प्रावधान था और उसके बाद 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। और यहाँ पर बात हम करें तो ये किस आधार पर माने हुए थे? तो वहाँ 2 आधार थे। एक तो ब्रिटिश प्रांत, तो ब्रिटिश प्रांत को तो किस में परिवर्तित कर दिया गया? इनमें परिवर्तित कर दिया गया। और दूसरा क्या था? दूसरे थे यहाँ पर देसी रियासतें, और देसी रियासतों की मैं बात करूं, देसी रियासतें तो कितनी थीं? देसी रियासतों के संबंध में बात करें तो 552 देसी रियासतें थीं। 552 देसी रियासतें थीं और 552 देसी रियासतों में से कितनी पूर्णतः भारत में विलय हो गया, कितनी का, और कितनी भारत में पूर्णतः विलय नहीं हुई थी? तो 549 भारत में क्या हो गई थी? पूर्णतः विलय हो गई थी। पूर्णतः भारत में विलय हो गई थी। और 3 देसी रियासतें जो भारत में बाद में क्या हो गई थी? आसानी से नहीं हुई थी, हालांकि बाद में शामिल कर ली गई थी, आसानी से नहीं हुई थी, परंतु लेकिन बाद में भारत में शामिल हो गई थी। भारत में शामिल हो गई थी। ये भी आप लोग याद रखना। और कौन कौन सी हैं उनके नाम यहाँ पर मैं उल्लेखित कर देता हूँ। 3 देसी रियासत कौन कौन सी थी? एक तो थी हमारी कौन कौन सी थी? एक थी जूनागढ़, दूसरे की मैं बात करूं, दूसरी हैदराबाद, और तीसरे की मैं बात करूं तो पता ही है आपको, जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि इसका प्रावधान 5 अगस्त से बात हम करेंगे अभी। 5 अगस्त 6 अगस्त क्या है, और उसके बाद इस पर साइन बाद में 2 क्या कर दिए गए? यूनियन टेरिटरी बना दिए गए। ये भी आप लोग याद रख लेना। अभी बात करूंगा मैं इस पर भी थोड़ी सी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सवाल बनेंगे। जूनागढ़ की बात हम करें तो जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह का मतलब है
कि जनता के द्वारा क्या किया गया है, संग्रह, जनमत संग्रह, कि जनता ने वोट किए कि किस में शामिल होंगी, तो अधिक वोट किसकी ओर शामिल हुए, भारत की ओर। तो भारत में हुई जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ शामिल। उसके बाद हैदराबाद, हैदराबाद के साथ, हैदराबाद के नवाब अपने आप में क्या थे, एकदम नवाब बनते थे वो, कि नवाब बनेंगे भाई हम ऐसा शामिल तो होने वाले हैं नहीं। तो इनके लिए क्या किया गया, इनके लिए ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो, पुलिस कार्यवाही के द्वारा क्या किया गया, पुलिस कार्यवाही से शामिल किया गया, किसको, हैदराबाद को। और इसको जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं उस समय किस आधार पर शामिल हुई थी, तो विलय पत्र के द्वारा शामिल हुई थी, विलय पत्र से शामिल हुई थी। विलय पत्र के द्वारा क्या की गई थी, भारत में शामिल हो गई थी जम्मू कश्मीर, जो देसी रियासत थी। इसके राजा ने क्या किया, हस्ताक्षर किए, विवाद हो गया था पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर का, तो वहाँ पर भारत से सहायता मांगी, और सहायता मांगने के बाद भारत के जो प्रधानमंत्री थे उस समय जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा जो जनमत, ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद जम्मू कश्मीर को क्या कर लिया गया, सहायता प्रदान कर दी गई, और इसी का आधार पर क्या कर लिया, जम्मू कश्मीर भी भारत में विलय हो गया, भारत में जम्मू कश्मीर का भी विलय हो गया। और वर्तमान की मैं बात करूं, यह 2 केंद्र शासितों में परिवर्तित हो चुका है, एक तो जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा क्या है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और दूसरा क्या है, लद्दाख, लद्दाख। और ये कब शामिल किए गए थे, तो यहाँ ध्यान से आप लोग रखना याद, 5 अगस्त को इसका प्रस्ताव, 5 अगस्त 2019 राज्यसभा में डेट पूछ लेता है, इसलिए लिख रहा हूँ। और 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में इसको क्या कर लिया गया, पारित करवा लिया गया। और उसके बाद हम बात करें यहाँ पर कंप्लीट 31 अक्टूबर को जिसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो देसी रियासत थी, हम बात करते हैं, इनको विलय करवाने में सबसे बड़ा सहयोग किसका था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के यहाँ पर मैं लिखता हूँ 31 अक्टूबर 2019 को सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर धारा 370 व आर्टिकल 35A को समाप्त कर दिया गया, और विशेष अधिकार का जो प्रावधान था वो क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। और कितने हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, एक तो बना जम्मू कश्मीर और दूसरा कौन सा बना, लद्दाख। तो ध्यान से आप लोग समझना, राज्यसभा में ये प्रस्ताव 5 अगस्त 2019 को, 6 अगस्त 2019 लोकसभा में, 31 अक्टूबर को क्या कर दिया गया, पूर्णतः बना दिए गए 2 केंद्र शासित प्रदेश। ये भी आप लोग याद बढ़िया से रख लेना। और वर्तमान की कंडीशन की मैं बात करूं, वर्तमान में कितने कंडीशन है, वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है, पता ही है आपको, 28 हैं और प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और मेरे भाई आपने देखा कि वहाँ पर मैंने 7वां संविधान संशोधन सबसे पहले लिखा था, तो उसके आधार पर 7वें संविधान संशोधन की मैं बात करूं तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था, और 1956 में किए जाने के बाद ही आर्टिकल नंबर 238 को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था। ये आप लोग याद रखना। उसके आधार पर ही गठन किया गया था
सीटों का और राज्य पुनर्गठन आयोग के संबंध में जो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश 1956 वाली थी और लागू हुई थी, उसके संबंध में 7वां संविधान संशोधन किया गया था। राज्यों के नामकरण में और राज्यों के गठन में, राज्यों में सीटें कितनी होंगी, लोकसभा राज्यसभा, उनके संबंध में प्रावधान किया गया। तो समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एग्जाम में सवाल किस तरीके से बनते हैं उनके सारी की सारी मैंने बात की है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग इसको शेयर कर देना यदि आपको लगता है कि शेयर करना मैं कर सकता हूं शेयर, तो आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जहां भी आप लोग, इंस्टाग्राम, जहां भी आपका प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म, वहां पर आप लोग इसको शेयर कर देना और लाइक करना। और फ्री में नहीं देखना है वीडियो, लाइक तो करना ही करना है, और कमेंट आप लोग करना कि वीडियो आपको कैसा लगा और क्या इम्प्रूव वीडियो में करना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोरोना से बचे रहना है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट इसका।